पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक मानव का श्वसन तंत्र, इसकी संरचना और इसमें कौन कौन से श्वसन अंग है वो पाए जाते हैं वो हो गए थे। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने अलग अलग जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग उपस्थित होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा मानव के अंदर जो श्वसन अंग है अलग अलग, इनकी संरचना। तो देखिए, मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। इनके द्वारा वायु नासा गुहा में आती है। यानी मानव का सबसे पहला प्राथमिक श्वसन अंग है वो होता है नासा द्वार। तो मनुष्य में या मानव में एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं जिनके द्वारा वायु है वो अंदर की ओर नासा गुहा में जाती है। तो नासा द्वार है वो नासा गुहा में खुलते हैं और वायु है वो नासा द्वार से नासा गुहा में जाती है। नासा गुहा है, इसमें छोटे छोटे पक्षमाभ है, बाल हैं छोटे छोटे, वो पाए जाते हैं जो कि वायु को छानने का कार्य करते हैं। तो नासा द्वार है, इससे जाने वाली वायु है उसको हम शुद्ध वायु कहते हैं। जबकि जो द्वितीयक श्वसन अंग है मानव का वो मुख होता है, क्योंकि कई बार हम मुख से भी श्वास है वो लेते हैं, लेकिन मुख से ली जाने वाली जो श्वास है वो अशुद्ध होती है। नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है। फिर नासा गुहा है ये पीछे की ओर मुख गुहा में नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा ग्रसनी कंठ में उपस्थित घाटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। फिर नासा ग्रसनी है ये कंठ तक पहुंचती है। कंठ में घाटी उपस्थित होती है जिसे एपिग्लोटिस भी कहा जाता है और इसके द्वारा ये श्वास नली में खुलती है। श्वास नली है, इसके ऊपर की ओर घाटी है वो स्थित होती है। कंठ में स्वर रज्जु उपस्थित होता है। कंठ में स्वर रज्जु पाया जाता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न केंद्र है वो स्वर रज्जु होता है जो कि कंठ में उपस्थित होता है। स्वर रज्जु 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनता है। स्वर रज्जु 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनता है। श्वसन नली एक सीधी नलिका होती है जो वक्ष गुहा में जाकर 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। श्वास नली एक सीधी नलिका होती है जो वक्ष गुहा में जाकर 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है और फिर से ये क्रमशः द्वितीयक से फिर तृतीयक श्वसनी है वह श्वसनिका में और श्वसनिका है वह श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाती है। प्रत्येक श्वसनिकाएं थैली जैसी कूपिकाओं में खुलती है जिसे वायु कूपिका कहते हैं। हमारे 2 फेफड़े होते हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण से ढके रहते हैं जिनके बीच फुफ्फुसावरणीय द्रव भरा रहता है। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम स्थित होता है। तो ये मानव की जो श्वसन तंत्र है उनमें पाए जाने वाले सभी अंग हो गए।
एक बार इनको डायग्राम से अच्छे से समझिए। सबसे पहले नाक है, ये हमारे मानव में दो जोड़ी नासा द्वार होते हैं। दोनों जोड़ी नासा द्वार है वो बीच में से एक पतली झिल्ली जिसमें एक पतली सी हड्डी होती है जो लचीली होती है से एक दूसरे से पृथक रहते हैं। नासा द्वार नासा गुहा में खुलते हैं और नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा ग्रसनी है वो कंठ में जाकर श्वास नली में खुलती है और श्वास नली के ऊपर की ओर घाटी और स्वर रज्जु उपस्थित होता है। जो घाटी है एपिग्लोटिस, उसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वायु है वो श्वास नली में जाए और भोजन ग्रास नाल में जाए। कंठ में उपस्थित स्वर रज्जु मानव में ध्वनि उत्पन्न केंद्र होता है। एपिग्लोटिस से नीचे की ओर श्वास नली होती है। श्वास नली वक्ष गुहा में जाती है। श्वास नली में सी आकार के उपास्थल छल्ले हैं वो पाए जाते हैं। श्वास नली दो भागों में बंट जाती है। दाएं, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, दाएं प्राथमिक श्वसनी और बाईं प्राथमिक श्वसनी, दोनों ही श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है। दाईं प्राथमिक श्वसनी दाएं फेफड़े में, बाईं प्राथमिक श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद प्राथमिक श्वसनी है ये द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी है वो श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाएं वायु कूपिकाओं में समाप्त होती है। दोनों फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। तो ये अपने मानव में श्वसन तंत्र हो गया अपना। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है अपना वो है श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन है, इसकी क्रियाविधि को दो भागों में बांटा जाता है, अंतः श्वसन और दूसरा होता है निश्वसन। अंतः श्वसन इनहेलेशन भी बोला जाता है, निश्वसन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। अंतः श्वसन, इसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। निश्वसन, इसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। यानी अंतः श्वसन को हम यह कह सकते हैं ऑक्सीजन को शरीर में लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना निश्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। यानी अंतः श्वसन की क्रिया तभी हो सकती है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का वायु दाब है वो कम हो, और निश्वसन तभी हो सकता है जब फेफड़ों या फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंतः श्वसन एवं निश्वसन की क्रिया डायफ्राम द्वारा होती है। डायफ्राम में संकुचन होने से फुफ्फुस का आयतन बढ़ जाता है। इस कारण फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिससे वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतः श्वसन की क्रिया होती है। इसी प्रकार डायफ्राम में स्थिलन होने से फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है, जिससे फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से बढ़ जाता है।
इस कारण फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है, अर्थात निश्वसन की क्रिया होती है। तो ये श्वसन की क्रिया विधि थी, अंतः श्वसन और निश्वसन।